तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है जो कि काफी ज्यादा धांसू है, तो मिस मत करिएगा। और साथ में यंग मास्टर लोगन के कुछ नए चैप्टर रिलीज हुए हैं जो कि मैं अपने सेकंड चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उस पर अपलोड हो जाएगी। मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप यंग मास्टर लोगन के नेक्स्ट चैप्टर को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे जाकर मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि युन को एक बंदा परेशान कर रहा था और इन मौके पर वहाँ पर टियांग भी आ जाता है जो कि युन को उस बंदे से बचा लेता है। उस बंदे को टियान की इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसकी आइडेंटिटी पूछता है। तो टियान सिंपल में खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो कमजोरों का रखवाला है और उस जैसे लोगों का दुश्मन। इस बात से वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारे युन के बारे में और भी बुरा भला कहने लगता है। टियान दोबारा से उस बंदे को समझाता हुआ कि असेंडर्स के साथ एक और अथॉरिटी भी है कि वो अपने पार्टनर की इंसल्ट का बदला ले सकते हैं। तो अगर वो इसी तरह ही बकबक करता रहा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो बंदा अपनी बंदूक को निकालता है, लेकिन इससे पहले वो बंदा कुछ कर पाता तो टियान उसे काफी बुरी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है। इसी बीच युन के वॉकी टॉकी पर कोई बंदा युन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि एक अर्जेंट मीटिंग हो गई है और युन को वहाँ पर बुलाने के लिए ही यही कांटेक्ट हो रहा था। वो बंदा भी खुद को इस सिचुएशन में पाकर पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जाते जाते वो टियान को धमकी भी देकर चला जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, टियान को धमकियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो उल्टा उसे गाली देता है। और हमारी युन जो कि ये सब कुछ देख रही थी और उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, वो कंफ्यूज खड़ी होती है कि वो अब आगे क्या बोले। मामला पूरी तरह से थम जाता है और टियान का मुंह एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक युन का हाथ जो पकड़ा हुआ था और युन को कुछ गलत फहमी ना हो तो वो अपनी तरफ से बात को भी क्लियर कर देता है, जो कि देखकर और सुनकर युन हंस पड़ती है और वो टियान को भी टेंशन लेने से मना करती है क्योंकि उसने कुछ बुरा काम थोड़ी किया है। और वॉकी टॉकी से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये भी क्लियर हो जाता है कि सिर्फ युन को नहीं बल्कि टियान को भी बुलाया जा रहा है। जिसके बाद अगले सीन में पता चलता है कि वो किसी मिशन के लिए निकल चुके थे। टियान व्हीकल से बाहर उन बिल्डिंग्स की ओर देख रहा था और जिस जगह पर वो मिशन के लिए जा रहे थे तो वो हद से ज्यादा ही बड़ा था। उसे देखकर हमारा चेंगडू बोलता है कि कभी ना कभी उसे ऐसा भी फील होता है कि ये बिल्कुल उनके फोर्ट्रेस की तरह है, यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन उन लोगों के फोर्ट्रेस से भी ज्यादा या उसी के बराबर हो सकती है। ये सुनकर हमारा बेवकूफ टियांग, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पहले इंसान रहा करते थे, इसलिए तो वो चेंगडू की बात को पूरा नहीं समझ पाता और एक अजीब सा सवाल करता है कि अगर ऐसी ही बात है तो सिविलाइजेशन कहाँ चली गई। जिसको क्लियर करता हुआ लीडर हांचू कहते हैं कि डार्क सिटीजन की बात हो रही है। इसी बीच दोबारा वॉकी टॉकी पर कोई कनेक्ट होने की कोशिश करता है। वो एक और टीम थी जिस पर कोई चीज अटैक कर रही थी। लीडर हांचू उनकी लोकेशन पूछता है, लेकिन तब तक उनका कनेक्शन लॉस्ट हो चुका था, इसलिए वो चाहता है कि इस खबर को जल्दी से जल्दी लाइट हाउस तक पहुंचाया जाए क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी है और वो रिस्क उठाने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद से ये कोई ट्रैप हो सकता है। लेकिन टीम का एक मेंबर जो कि हमारा चेन होता है तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है। अगर लीडर हांचू वहाँ पर नहीं जाना चाहते तो चेन जो कि स्ट्रेटेजिक टीम से होता है तो वो खुद वहाँ पर अकेले जाएगा। लीडर हांचू खुद को क्लियर करता हुआ कि उसकी बात का उल्टा मतलब मत लेना, लेकिन उसने ये बात इसलिए लाइट हाउस तक पहुँचाने की कोशिश की क्योंकि वो साले हरामखोर सिर्फ अपनी चेयर्स पर बैठे होते हैं और सिर्फ नजारा करने के अलावा उन लोगों के पास और कोई काम नहीं होता। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई बंदा उन लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई कि क्या वो इंसान था या नहीं। इसलिए तो अभी भी लीडर हांशू चाहते हैं कि वो सबसे पहले आगे ना जाए और वो टियान से बोलता है कि बच्चे इस बात को सीरियसली लेना और तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आगे ईगल टीम पहुंच चुकी है। वो लोग एक होलोग्राम की मदद से उन पर नजर रखे हुए थे। टोटल 3 बंदे ईगल टीम से वहाँ पर जा चुके थे। तो ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। कुछ नजर ना आने की वजह से वो आवाज लगाते हैं ताकि उनको वो रिस्पॉन्स मिल जाए कि कौन उन्हें बुलाना चाह रहा था। आखिर में ईगल टीम को दीवार के साथ टेक लगाता हुआ एक बंदा मिलता है जो कि किसी वजह से रो रहा था। तो ईगल टीम उसे दिलासा देती है कि रोने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे ईगल टीम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जिसने रेडियो सिग्नल्स की मदद से उन लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की थी तो वो एक मॉन्स्टर था जो कि दिखने में बाकी प्राउलर से भी भद्दा दिखता है। तो असलियत जाने के बाद ईगल टीम उस मॉन्स्टर पर गोलियों की बरसात कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड्स में मर जाता है। लेकिन चोर होने की वजह से वहाँ पर और भी ज्यादा प्राउलर्स आ जाते हैं और एक इमरजेंसी का केस क्रिएट हो जाता है। और जैसा कि लीडर हांचू एक्सपेक्ट कर रहे थे तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो जल्दी से बाकी टीम को प्लाजा की ओर जाने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन टियान के साथ लीडर हांचू कुछ ऐसा करते हैं कि उसे गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं ताकि
वो बाद में पहुंचे और आराम से। और ऊपर से जाते जाते हुए लीडर हांशू ये भी कहते हैं कि लीडा टीम लीडर इंस्ट्रक्टर की बात को जरूर सुनना। वो पहली मर्तबा इंस्ट्रक्टर टीम लीडा का नाम सुनता है और मजीद उसकी डिटेल जानने का उसे कुछ मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इंस्ट्रक्टर टीम लीडा उसके ऊपर ही होते हैं, जो कि सबसे पहले मेडिकल टीम को प्रोटेक्ट करने का बोलते हैं और बाद में प्लाजा की ओर बढ़ने का कहते हैं। कुछ ही देर के बाद टीम लीडा वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसमें टीम लीडर सबसे पहले टियान को चौकन्ना रहने का बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रैप मॉन्स्टर्स ने बनाया है तो ये कोई सिंपल ट्रैप नहीं। तो उसी बीच पीछे से वही बंदा आ जाता है जो कि पहले युन और टियान के साथ पंगा ले चुका है। वो अपनी टीम लीडर को टियान पर टाइम वेस्ट करने से मना करते हैं। इससे दोबारा से टियान और उसके बीच में एक आर्गुमेंट छिड़ जाती है, जो कि देखकर टीम लीडर सबसे पहले उस बंदे का नाम लेते हैं। तो उस बंदे का नाम वैंग होता है और टीम लीडर उसे बताते हैं कि अपनी ये आर्गुमेंट मिशन के एंड होने के बाद ही सॉर्ट आउट करना। तभी अचानक से पीछे एक फ्लेयर चलती है। फ्लेयर के खत्म होते ही और भी मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं, जो कि पलक झपकते ही लीडा की टीम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मॉन्स्टर हद से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए टीम लीडर बॉस को पहले मारने का कहते हैं कि अगर बॉस मर जाता है तो ये लोग खुद ब खुद कम होते जाएंगे। तो टियान जो कि मॉन्स्टर के साथ अभी तक लड़ रहा था, तो लड़ते लड़ते उसकी नजर आखिरकार इन मॉन्स्टर के बॉस पर पड़ती है। वो डायरेक्टली टीम लीडर को उस बॉस की लोकेशन बताता है, जो कि पता लगने के बाद टीम लीडर सीधा वैंग से कहते हैं कि क्या उसकी एलिमेंट गन इसको मार सकती है। तो वैंग का जवाब सुनने पर कि वो रेंज से बहुत दूर है, उसके करीब जाना होगा, तो इसलिए वो एस्कॉर्टिंग पार्टनर के लिए टियान को ही चुनता है। और वैंग के चेहरे से साफ साफ ये पता चल रहा था अपने साथ टियान को ले जाने के बाद ये जरूर उसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टियान और वैंग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर बहुत ज्यादा प्राउलर्स थे। उन दोनों में से कोई भी एक्शन लेने का नहीं सोच रहा था। जहाँ पर टियान टेंशन ले रहा था तो अगली और वैंग एकदम मस्त चिल मार रहा था। टियान उसे ओवर कॉन्फिडेंस से मना करता है और वो कुछ केयरलेस ना करे तो इसकी भी उसे वार्निंग दे देता है, जिस पर वैंग टियान की बताई हुई बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। इसी बीच टियान अपने मन ही मन कहता है कि अगर वो किस्मत से लोगों को मार भी देते हैं तो शोर होने की वजह से बाकी प्राउलर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। जो ही टियान अपनी बात को खत्म करता तो पीछे से वैंग टियान की बूंद पर एक किक देता है और उन्हें प्राउलर्स के सामने लाकर खड़ा कर देता है और खुद वैंग वहाँ से भाग निकलता है। और यही तो वैंग का प्लान था कि टियान को इन प्राउलर्स के सामने लाकर खड़ा करना और खुद वहाँ से भाग निकलना। धोखा मिलने पर टियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन मॉन्स्टर को मौत के घाट उतारने का ठान लेता है, ताकि वो इस बात को साबित कर पाए कि ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। वो उन प्राउलर से बच निकल के ऊपर चढ़ जाता है। वो शुक्र मनाता है कि उसकी स्पीड बहुत तेज है। उन प्राउलर्स की बदबू इतनी तेज थी कि वो नाक में दम कर रही थी, इसलिए वो एक स्प्रे निकालता है जिससे उनकी बदबू भी कम हो जाती है। और दूर कहीं वो ये भी देख लेता है कि वैंग वापस आ चुका है, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसे अपनी न्यू एबिलिटी को टेस्ट करने का मौका जो मिल रहा है। इसी बीच उन मॉन्स्टर की बॉस भी आ जाती है, जिसको जब टियान अपनी रिवेंजर पावर की मदद से घूर कर देखता है तो उसे उसकी वीकनेस दिख जाती है। इससे टियान को काफी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी पावर का कोड क्रैक कर लिया है, यानी कि उसकी पावर किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वीकनेस उसकी इतनी जल्दी मालूम होने के बाद वो सबसे पहले उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने का ठान लेता है। तभी वो बॉस मॉन्स्टर चिल्लाने लगती है और बाकी के जितने भी प्राउलर्स होते हैं तो वो टियांग पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये टियांग के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि वो उन लोगों को इग्नोर करके सीधा बॉस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उसकी वीकनेस को जानने के बाद वो उस मॉन्स्टर को काफी आराम से मार भी डालता है। लेकिन खतरा भी टला नहीं, क्योंकि बाकी मॉन्स्टर का ध्यान भी अब टियान पर आ जाता है और जो ही वो बाकी प्राउलर्स टियान के करीब पहुंच जाते हैं तो रीइंफोर्समेंट आ जाती है और वैंग अपनी पावर की मदद से टियान को बैकअप देता है। इससे टियान को रीइंफोर्समेंट के पास वापस जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन इससे वैंग का बना बनाया हुआ प्लान सारा चौपट हो जाएगा। इसलिए तो वो जो ही टियान के इरादों को समझ लेता है कि ये रीइंफोर्समेंट के पास वापस आ रहा है, तो अपनी पावर की मदद से वो दोबारा एक स्पीयर लॉन्च करता है। वो उस स्पीयर की मदद से टियान को मारना चाहता था, लेकिन टियान उसके अटैक को बड़ी ही मुश्किलों से डॉज करता है और टियान को मुंह के बल गिरता हुआ जब वैंग देखता है तो वो टियान से माफी मांगता है कि उसके हाथ से ये अटैक स्लिप होके उसके पास जा गिरा। बाद में वैंग टियान को उठा लेता है और उसके कंधे पर हाथ रख के वो उससे माफी भी मांगता है, जिसके जवाब में टियान से उसको सुनने को मिलता है कि चाहे उसने ये जानबूझकर किया हो या फिर गलती से, वो खुद को अच्छी तरह से जानता है कि वो कैसा आदमी है। तो रीइंफोर्समेंट के साथ लीडर हांशू भी वहाँ पर आए होते हैं, जो कि टियान के करीब आते ही उसके सिर पर एक मुक्का दे मारते हैं, क्योंकि टियान को पीछे छोड़ने की वजह उसको सेफ रखना था, न कि इस तरह खुद को खतरे में डालना। टियान इंसिस्ट करता है कि वो छोटा बच्चा नहीं रहा, उसने एक लीडर को भी मार दिया है और वैंग भी टियान के बातों के साथ हाँ में हाँ मिला रहा होता है। साथ में वो ये भी बताता है कि यहाँ पर वो दोनों अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि उनके लीडर ने उनको यहाँ पर भेजा है। लेकिन जब सीन लीडर हांशू पर पड़ता
है तो उसे इन बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वैंग को तो देखकर उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि उससे तो कुछ पूछा ही नहीं और यूं ही खुद से वो बकवास करते जा रहा है। लीडर हांशु टियान को बच्चों की तरह उठाता हुआ अब उसे मेडिकल रूम ले जा रहा था, लेकिन टियान कहता है कि उसे चोट नहीं लगी तो जाना जरूरी नहीं। लेकिन एक बारी अपने लीडर की ओर दोबारा देखकर वो अपना इरादा बदल देता है और खुद ब खुद अब मेडिकल रूम की ओर भागने लगता है। अब लीडर हांशु वैंग से कहते हैं कि अगर इस तरह दोबारा कुछ होता है तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि दोनों को खतरे में होना चाहिए था। लेकिन इस सिचुएशन में तो सिर्फ उसी का ही मेंबर बहुत बड़ी मुसीबत में था। अगला सीन मेडिकल रूम का होता है जहाँ पर टियांग शर्ट उतारता हुआ वेट कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि यून ही है जो कि अब उसका चेकअप करने वाली है तो उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है और उसे कंफ्यूजन होती है कि हर बारी यून ही उसी का ही क्यों चेकअप करती है। टियान की ये बात सुनकर यून को लगता है कि टियान उसकी स्किल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहा है जो कि टियान का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। और अब जबकि टियान वहाँ पर आ गया है तो वो फुल बॉडी चेकअप करेगी। चेकअप के बीच टियान उसे एक पर्सनल सवाल करता है कि उसने इनवर्स वर्ल्ड में मेडिकल फील्ड को क्यों चुना। लेकिन जो ही वो सवाल करता है तो यहाँ पर यून चौंक जाती है जिसका रीजन अभी के लिए हमें बताया नहीं जा रहा। टियान घबरा जाता है कि उसने एक पर्सनल सवाल करके यून की फीलिंग्स को हर्ट ना कर दिया हो। इसके लिए वो माफी मांगता है और पूरा चेकअप होने के बाद वो मेडिकल रूम से बाहर निकल आता है। लेकिन अब तक टियान को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। उसी बीच पीछे से यून आवाज देती है कि उसने इनवर्स वर्ल्ड के मेडिकल फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर ज्यादा उसे इनकम दी जाती है। वो अपनी पूरी इनकम को अपने फादर की ट्रीटमेंट पर लगाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। और टियान की बात ठीक है कि इसे एक आसान रास्ता भी है लेकिन पेन ऑफ रिग्रेट पेन ऑफ सफरिंग से तो ज्यादा बेटर है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और टियान को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। अब पेन ऑफ रिग्रेट पेन ऑफ सफरिंग से ज्यादा बेटर कैसे होता है? उनके इस बात का ये मतलब था कि अगर उसे आसान सा रास्ता चुनना है तो उसके लिए उसे किसी नोबल या असेंडर से शादी करनी पड़ेगी और अगर वो ऐसा करती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो अपने फादर को फिर फोकस दे पाएगी। इसलिए टियान रिलीफ फील करता है कि उसने मुश्किल रास्ते को चुनकर काफी अच्छा काम किया है। लीडर हांशु जो कि इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उस पागल चैन की वजह से 3 लोगों को उन्होंने और खो दिया। अगर वो टाइम पर ना आते तो और लोगों की भी जान जा सकती थी। ये उनका मिशन नहीं था। लेकिन दोबारा से चैन वॉकी टॉकी पर बात करते हुए कि क्या वो यहाँ से इतनी जल्दी जा रहे हैं या उन्हें और कुछ चेकआउट नहीं करना, तो इससे लीडर हांशु को गुस्सा आता है। वो उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वैंग ने उस लीडर को देखा था और उसके साथ साथ उसके काफी सारे बंदों को भी। लेकिन चैन उन लोगों को देखने के बाद अजीब सा बिहेवियर करता है। वो उन लोगों को यहाँ से दफा होने का बोलता है और जिस पिलर को वो प्रोटेक्ट कर रहा था तो उससे इन लोगों को छूने से भी मना करता है। वो भी काफी गुस्से में। चैन जो कि अपनी बात बोलकर उन लोगों को यहाँ से दूर करना चाहता था तो लीडर हांशु को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि ये उनके ट्रेडिशन में है कि जो भी इस तरह की रेड में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस चीज की पूरी अथॉरिटी उनको मिल जाती है और वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। चैन को इस ट्रेडिशन रूल से काफी गुस्सा चढ़ता है। लेकिन लीडर हांशु बताते हुए कि अगर उसे इतना ही मसला हो रहा है तो वो वोटिंग भी कर सकते हैं और रिजल्ट में जो आएगा तो वो बंदा वैसा ही करेगा। और इस प्लाज्मा टावर को छूने की बारी अब यून की होती है। इससे यून को काफी पावर भी मिल सकती है और अगर किस्मत अच्छी रही तो वो एक असेंडर भी बन सकती है। इसी बीच पीछे से वैंग आता है जो कि आते ही अपना टॉपिक यून से शुरू करता है। वो टियान से इंसिस्ट करता है कि यून उसको मिलनी चाहिए और वो इस बात को भी एडमिट करता है कि उसने इससे पहले काफी लड़कियों को देखा है लेकिन इस जैसी खूबसूरत लड़की को उसने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। इन बातों को सुनकर टियान को यून की बात याद आ जाती है कि अगर वो फ्रीडम चुनती तो इस तरह के घटिया लोगों के पास उसकी फेट लिख जाती। टियान वैंग को गुस्से में समझाता है कि उसने पहले भी ये एक मर्तबा क्लियर कर दिया था कि यून उसकी है तो उसी की ही रहेगी और अगर उसे परमिशन चाहिए तो उसकी परमिशन उसकी सोर्ड देगी, ना कि टियान। वो सीधा सीधा वैंग को चैलेंज दे रहा था और वैंग को रियलाइज होने के बाद गुस्सा चढ़ता है। वो दोबारा से अपनी वही घटिया बात को दोहराता है कि अगर वो इसके साथ सो लेती है तो ये यून के लिए सम्मान की बात हो सकती है। इसी में ही टियान अपना टेम्पर खो देता है और गुस्से में वैंग को 2-4 गालियां भी देता है। लेकिन तब तक उन दोनों के बीच में फाइट छिड़ जाती तो पीछे काफी तेज रोशनी चमकती है। वो यून थी जिसने उस स्टार प्लाज्मा को सक्सेसफुली टच कर लिया था और टच करने से उसे जो क्लास मिलती है तो वो वन ऑफ द रेयरेस्ट क्लास होती है, एक सपोर्ट प्रोफेशन असेंडर जो कि बहुत ज्यादा कीमती होता है। ये वाला मंजर देखकर टियांग वैंग से बोलता है कि वो जो पहले बोल रहा था कि ये एक कॉमनर थी तो ये उसकी अब औकात से बाहर जा चुकी है और अब अच्छा यही होगा कि वो इसके बारे में भूल जाए। और टियान की ये वाली बात सुनकर वैंग को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से से उबल रहा था। वो सारा का सारा इल्जाम टियान के सिर पर डाल देता है और कहता है कि कभी ना कभी तो वो उससे बदला जरूर लेगा। लीडर हांशु के टीम से उस प्लाज्मा टावर को टच करने की बारी यून की थी और बाकी भी टीम्स वहाँ पर आई थी तो उन सब लोगों ने स्टार प्लाज्मा को सक्सेसफुली टच कर लिया था और किस्मत वाली तो यून थी जो कि असेंडर
बन गई। टियान उसे कांग्रेचुलेशंस बोलता है, लेकिन हमारी युन जो कि असेंडर बनने के बाद इतना एक्साइटेड थी कि वो टियान का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि जो बात कुछ देर पहले युन ने टियान को बताई थी कि उसने मुश्किल रास्ता आखिर क्यों चुना, तो इस मिरेकल से तो वो सारा मैटर ही सॉल्व हो गया। क्योंकि अब जबकि वो एक असेंडर बन चुकी है तो उसकी मंथली इनकम तो इतनी है कि वो अपने फादर की ट्रीटमेंट के पैसे देने के बावजूद भी काफी आराम और सुकून से जिंदगी गुजार सकती है। और टियान भी उसके हाँ में हाँ मिलाकर कहता है कि उसने जो बोला है तो वो 100% सच है, और जैसा वो बोल रही है तो आज के बाद वैसा ही होगा। युन जरूरत से कुछ ज्यादा एंथुसियास्टिक हो जाती है और वो टियान को गले लगाती है, जिससे टियान का मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और लीडर हांचू जो कि दूर से उन दोनों पर नजर रख रहे थे तो उन्हें इस बात से गुस्सा आता है कि ये दोनों इतना चिपक क्यों रहे हैं। रोज टियान को अंडर एस्टिमेट करती हुई कहती है कि उसकी डिसाइपल युन कभी भी टियान जैसे लड़के को पसंद नहीं करने लगेगी, लेकिन लीडर हांचू भी टियान की साइड लेकर कहते हैं कि वो कम नहीं है और तुम्हारी युन उसके लिए परफेक्ट नहीं। उसी बीच ऊपर से मलबे गिरने लगते हैं। लीडर हांचू जल्दी से उन लोगों को अपने पास बुलाते हैं। टियान युन का हाथ पकड़ता हुआ उसे अपने साथ भगाकर ले जाता है, और वहाँ से निकलने के बाद टियान जब खिड़की से पीछे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था। उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए पूरी रेवन टीम तैयार होती है। और इसी बीच हमें हमारे गॉड वॉर से पता चलता है कि इस तरह के मॉन्स्टर पूरे 8 साल पहले आए थे, और 8 सालों के बाद ये दोबारा इस तरह टाइप के मॉन्स्टर को देख रहे हैं। इस पर उन लोगों के साथ कोई डिटेल नहीं होती, तो उन्हें लगता है कि शायद ये उनकी आखिरी बैटल होने वाली है। और अगली साइड हमारा टियांग जो कि इससे फाइट करने के बारे में एक पैतरा सोच रहा था, तो उसे भी कुछ नहीं सोचता, और तक हार कर उसे याद आ जाता है कि उसके पास तो एक ऐसी एबिलिटी है जो कि मॉन्स्टर की वीकनेस को ढूंढ सकती है, तो क्या उसे सिर्फ उस पर ही निर्भर होना चाहिए या नहीं। वो सोच में खो जाता है, और इसी बीच वो मॉन्स्टर टियान पर अटैक कर देता है, लेकिन लीडर हांचू टियान को टाइम पर बचा लेते हैं। बाद में लीडर हांचू जब ये नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर हद से ज्यादा गुस्से में है, तो वो पूरी टीम को अपने एमोस इस मॉन्स्टर पर खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। आसान शब्दों में वो इस मॉन्स्टर के छितड़े उड़ाना चाहते हैं। ऑर्डर मिलने पर जितने भी स्ट्रेटेजिक टीम के बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं और बाकी सोल्जर्स जिनके पास अपने अपने वेपन्स हैं, तो वो सारे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों के साथ साथ वहाँ पर मिसाइल्स भी लॉन्च होती जा रही थी, और एक एक करके वो सारे हेड ऑन उस मॉन्स्टर को जाकर लग रहे थे। इतना सारा एमो खर्च करने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल फैल जाती है। सामने का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही धूल हटती है तो उन सब के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, जब वो ये देखते हैं कि इस मॉन्स्टर का अपना एक डिफेंस सिस्टम भी है। स्ट्रेटेजिक टीम जो कि खुद को सेंटर से ज्यादा स्मार्ट समझती आ रही थी, उनकी हवा टाइट हो जाती है। वो मरना नहीं चाहते, इसलिए सारे के सारे लोग अब पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। तब इस साइड से लीडर हांचू जो कि उन सबको नीचे झुकने का बोलते हैं, तो इस बात से बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जिन्होंने टाइम पर लीडर हांचू की बात सुनी तो वो तो बच जाते हैं, लेकिन जिन्होंने देर से सुनी तो वो मौत के घाट उतर जाते हैं। और आज का दिन लीडर हांचू कहते हैं कि क्या वो श्रापित हो गए हैं, क्योंकि आज का दिन तो बहुत ज्यादा अनलकी है। और जहाँ तक हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही थी, घबराहट से उसके काफी तेजी से पसीने छूट रहे होते हैं, और इसकी वजह ये होती है कि उसकी एबिलिटीज काम नहीं कर रही होती। यानी कि जो वो सोच रहा था कि अपने एबिलिटीज से वो इस मॉन्स्टर की वीकनेस को ढूंढ लेगा, तो उससे कोई भी रिस्पॉन्स उसे देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या वो ये ले कि इसकी कोई वीकनेस ही नहीं है। अगली ओर हम लीडर हांचू के साथ एक बहुत ही अजीब और गरीब स्पीयर देखते हैं, और जो कि फर्स्ट टाइम भी होता है कि लीडर हांचू ने इस टाइप का वेपन निकाला है। तो लीडर हांचू आगे बढ़ते हुए अपनी रेवन टीम को ऑर्डर देती है कि उसके साथ आगे बढ़े, क्योंकि इन मॉन्स्टर को अगर कोई रोक सकता है तो वो है खुद पर विश्वास और एक दूसरे पर भरोसा करके एक टीम की तरह लड़ना। अगर वो इन 3 बातों का ख्याल रखते हैं तो ये मॉन्स्टर उनके सामने कुछ भी नहीं। जिसके बाद सबसे पहले अटैक लीडर हांचू ही करते हैं, और जहाँ पर हमारे वॉर गॉड्स जो कि अपने लीडर की बात को सुनकर बिल्कुल एक टीम की तरह फाइट कर रहे होते हैं, तो वो दोनों इस मॉन्स्टर को बिल्कुल सब्जियों की तरह काट रहे होते हैं। लेकिन अगली ओर हमारा टियांग जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा था, तो वो उसको काट नहीं पाता और वो मुसीबत में पड़ जाता है। दोबारा उसको बचाने के लिए इस बारी चैंगडू आता है और उसको एक कड़वा सच बताते हुए कि एक लेवल 3 का असेंडर इस टाइप के मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए अच्छा होगा कि वो साइड हो जाए। वो इसकी मदद भी तो कर रहा था, लेकिन साथ में उसे डिमोटिवेट भी कर रहा था, जो कि देखकर लीडर हांचू अब चैंगडू की मदद करने के लिए आते हैं, और ये बताते हुए कि अगर मदद करना है तो करो, भाषण देना वो लीडर का काम होता है। लेकिन तभी लीडर हांचू ये नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर अपनी पावर को कलेक्ट कर रहा था, यानी कि वो एक बड़ा अटैक करने वाला है। ये देखकर वो सारे लोगों को कॉशियस रहने का बोलता है, जो कि रेवन टीम टाइम पर सुन लेती है, और अटैक खत्म होने के बाद किसी को चोट नहीं लगती। उस पावरफुल अटैक के साथ साथ वो मॉन्स्टर अपने मुंह से एक अजीब सा लिक्विड भी निकालता है। लिक्विड तो ठीक है, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब उस लिक्विड से वॉन्डरर्स निकलते हैं, यानी कि बाकी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स। तो वॉर्ड गॉड ये जान
सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर्स क्या इस चीज से ही पैदा होते हैं। लेकिन मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोल के एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जैसे मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोला तो वहाँ पर टियान की वो एबिलिटी काम करने लग जाती है। वो उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट को आखिरकार ढूंढ लेता है जो कि उसके मुंह के अंदर होता है। बाहर से उसकी कोई भी वीक पॉइंट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो जान चुका है। रेवन टीम से थोड़ा सा हटकर हम टीम लीडा को भी देखते हैं, जहाँ पर उनके टीम लीडर लीडा को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि अभी तक वो लोग इस मॉन्स्टर के साथ जो भी करते आ रहे हैं तो इससे इस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो शायद उनके हिसाब से ये उनका आखिरी दिन होने वाला है। तभी टीम लीडर का एक स्ट्रेटेजिक टीम वाला जो कि मेका रोबोट से अब दोबारा उस मॉन्स्टर पर अटैक करने वाला है, वो भी काफी बड़े लॉन्चर की मदद से। तो टीम लीडर ये करने से मना करते हैं, क्योंकि आगे रेवन टीम है और इससे उनको चोट लग सकती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक टीम वाले जो कि खुद को अब तक काफी ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, तो उनकी हवा टाइट हो जाती है। वो जस्ट इस बैटल को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें खुद की पड़ी होती है, बाकी लोगों की नहीं। इसलिए वो अपने टीम लीडर की भी बात को नहीं सुनते और सीधा लॉन्चर उस मॉन्स्टर पर कर देता है। तो किस्मत से उस अटैक के बाद रेवन टीम को कुछ होता तो नहीं, लेकिन वो मॉन्स्टर सामने से गायब हो जाता है। टियान भी उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर तो ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ चुका होता है। तभी वो मॉन्स्टर स्नीक अटैक में फायर अटैक छोड़ता है और फिर बड़ी तेजी से उस बिल्डिंग से नीचे भी आता है। और वो मॉन्स्टर सीधा टीम लीडर के उस बंदे के पास जाता है जिसने उस पर उस लॉन्चर से अटैक किया था। लेकिन अपने बंदे की मदद करने के लिए टीम लीडर उस पर एक डिस्ट्रॉय ट्रक फेंकते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और अपनी स्पेशल एबिलिटी की मदद से वो उस मॉन्स्टर को जमा देता है। लीडर के अटैक से वो काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं, लेकिन तभी टियांग अपनी एबिलिटी की मदद से ये पहले से ही जान लेता है कि ये पूरी तरह से ट्रैप नहीं हुआ। अगर वो इस अटैक से थोड़ा सा भी टाइम बाय कर सकते तो वो यहाँ से भाग निकलते, लेकिन जिस तरह के इस मॉन्स्टर की स्पीड है तो लीडर हांचू को लगता नहीं कि वो इस मॉन्स्टर के चंगुल से निकल पाएंगे। इस मॉन्स्टर को रोकने का कोई भी तरीका नहीं। स्ट्रेंथ के साथ साथ इसके साथ स्पीड भी है। वो बुरी तरह से फंस चुके थे और अब हांचू को भी लगने लगा था कि ये उनकी लास्ट बैटल होने वाली है। लेकिन टियान पीछे से अपने लीडर को बताता हुआ कि उनके पास अभी भी एक चांस है, तो वो उसे उस वीक पॉइंट के बारे में बताता है जो कि उसके ठीक चेस्ट के बीचों बीच है। लेकिन अगर हांचू को रिजल्ट में इस मॉन्स्टर को मरता हुआ देखना है तो उसके मुंह के अंदर जाना पड़ेगा। अगर हांचू की जगह कोई और होता तो वो घबरा जाता, लेकिन वो लीडर से दोबारा उसे फ्रीज करने का बोलता है। जब वो इस वाले फ्रीजिंग अटैक से बाहर निकल आए तो सेकंड टाइम वो उसके मुंह के अंदर जाएगा और उसके वीक पॉइंट पर अटैक करके इस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देगा। लेकिन टियान अपने लीडर को बेवकूफी से रोकता हुआ कि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन टियान के जहन में इस बात को बैठाता हुआ कि वो एक फोर्ट्रेस है, तो वो इस हीट को काफी आराम से आधे घंटे या घंटे के लिए तो बर्दाश्त कर सकता है। लीडर हांचू की बात से सहमत होता है, लेकिन हांचू का स्पीड कंपैरिजन बहुत कम है, इसलिए सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है और वो राख भी बन सकता है। लेकिन बाहर जिंदा वापस आने का तो प्लान उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था। अगर लीडर हांचू सेक्रीफाइस देकर इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं तो उनकी ये जान जाया नहीं जाएगी। लीडर हांचू की इस बेवकूफी वाली बात को सुनकर टियान इंसिस्ट करता है कि वो अपने लीडर की जगह जा सकता है, क्योंकि एक तो उसकी स्पीड बहुत तेज है और उसे लोकेशन एग्जैक्ट पता है, उसे अटैक को लैंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हांचू टियान की इस बात के साथ टोटली डिसएग्रीड होता है और टीम लीडर लीडा ये बताते हुए कि नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए इस मॉन्स्टर को फ्रीज कर सकते हैं। तो हांचू के सर्वाइवल चांसेस तो 0 हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो अपने न्यू डिसाइबल को भेजना नहीं चाहते। तभी इसी बीच वॉकी टॉकी की मदद से जनरल लिंग फेंग हांचू से कांटेक्ट करते हुए कि उसका डिसाइबल ठीक कह रहा है, इसे अंदर जाने दो और ऑर्डर को मानो। तो वो इस बात को आखिरकार मान जाते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर खुद को बर्फ से बाहर निकालता है तो तुरंत से टीम लीडर लीडा उसे फ्रीज कर देते हैं। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता, इसलिए लीडर जल्दी से जाने का बोलते हैं, लेकिन वो पहले से ही वहाँ से जा चुका था और वो इतनी तेजी से चला जाता है कि लीडर हांचू को पता भी नहीं चलता कि ये कब कहां और कैसे गायब हो गया। वो ठीक उस मॉन्स्टर के ऊपर होता है और अब तेजी से उसके मुंह के अंदर चला जाता है। जो ही टियांग अंदर इंटर करता है तो जैसा कि उसने अपने लीडर हांचू को बताया था कि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उसकी बॉडी पर भी आग लगना धीरे धीरे शुरू हो जाता है और अगर वो जरूरत से और ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा तो वो जल के राख बन सकता है, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी फास्ट क्यों ना हो। लेकिन अगर उसकी बॉडी पर चाहे फायर ही क्यों ना लगी हो, लेकिन आखिरकार जिस चीज के लिए वो आया था वो भी एक अटैक लैंड करने का, वो भी उसके वीक पॉइंट पर, तो वो अटैक लैंड कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर सेकंडों में फट जाता है और टियान को बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता। वो धमाके की लपेट में आ जाता है, लेकिन है तो वो एक खतरों का खिलाड़ी, तो वो इस ब्लास्ट को भी सरवाइव कर पाता है और वो अपने पास सबसे पहले युन को पाता है जो कि उसे होश में रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाती और टियान बेहोश
बेहोश हो जाता है। अगला सीन मेडिकल रूम का होता है, जहाँ पर टियान को 2 दिनों के बाद होश आ चुका था और वो उठते ही सबसे पहले अपने आंखों के सामने टीचर रोज को देखता है, जो कि उसे सेम बात बताती है, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट वो नहीं लेना चाहती, क्योंकि यहाँ पर जिसने अगर उसकी मदद की है, थैंक यू डिजर्व करती है, तो वो यून ही है। लेकिन रोज को इस बात की टेंशन हो रही थी कि अभी अभी यून असेंडर बनी है और उसने अपनी पावर को अपनी लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल किया है। जो ही टीचर रोज अपनी इस बात को फिनिश करती है, तो यून जो कि अब तक सो रही थी, तो वो भी उठ जाती है और दोबारा से अपनी पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। लेकिन एकदम से ही उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है, क्योंकि वो नोटिस ही नहीं कर पाती कि टियान होश में आ चुका है और अपने नींद में भी वो टियान की मदद कर रही थी। और अब जबकि टियान को होश आ चुका है, तो वो वहाँ से जाने लगती है। अभी इसी बीच टीचर रोज उसे रोककर उसको टियान के साथ वॉक पर भेजने का ऑर्डर देती है, जो कि एक पेशेंट की रिकवरी में बहुत हेल्प कर सकती है। इसलिए जो ही यून चिपक जाती है, तो टीचर रोज अपनी हंसी को नहीं रोक पाती और वो जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन यून उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता हुआ कि टीचर बिल्कुल भी इस तरह नहीं है, जस्ट वो उसे तंग कर रही थी। तो यून के मुंह से टीचर का वर्ड सुनकर टियान के लिए ये बात क्लियर हो जाती है कि असेंडर बनने के बाद टीचर रोज ने यून को अपना डिसाइपल बना लिया है। और साथ में वो टियान के साथ एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती है कि वो मिशन एंड होने के बाद अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई भी कर सकती है, जो कि हॉस्पिटल वाले फ्री में कर देंगे। काफी अच्छा माहौल बना होता है। लेकिन उसी बीच वैन की छत पर बैठा हुआ वैंग, जो कि उन दोनों पर नजर रखे हुआ था, तो वो गुस्से से उबल रहा था। इसी बीच 3 दिन और भी गुजर जाते हैं और टियान की रिकवरी पूरी हो चुकी थी और उसकी सेलिब्रेशन के लिए उन लोगों ने एक पार्टी का बंदोबस्त भी किया हुआ था, जिसका सारा का सारा काम मेडिकल टीम ही कर रहे थे। और जब रोज इंसिस्ट करती है कि आखिर उन लोगों को ही क्यों सारा काम करना पड़ रहा है, तो इस बात का जवाब लीडर हांचू फिजिकल तरीके से देते हैं और साथ में ये कहते हुए कि उसके हाथों में जादू है। तो दोनों यून के सामने फ्लर्टिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि यून देखकर काफी ज्यादा टमाटर की तरह लाल हो जाती है और दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर वो टियान को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन पीछे से लीडर हांचू आवाज देता हुआ कि उस बच्चे के साथ आराम आराम से आना, क्योंकि यहाँ पर उनको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस बात से उनका क्या मतलब था, तो वो अच्छी तरह से समझ सकती है। तो हमारी यून जो कि अब तक टियान को ढूंढ रही थी, तो वहीं पर पीछे से वैंग आ जाता है, जो कि उसे दोबारा से तंग करने लगता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। और इस बारी वो यून से ये कहता हुआ वो काइंडली तरीके से उसे आखिरी बार एक प्रपोजल देने वाला है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि वो अभी अभी एक न्यू असेंडर बनी है और वैंग का फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि उसकी फैमिली एक नोबल है। तो दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। लेकिन यून अपना हाथ छुड़ाती हुई कि वो मर जाएगी लेकिन उसके साथ शादी नहीं करेगी, तो वो सीधा मुंह पर वैंग को रिजेक्ट मारती है, जो कि वैंग से हजम नहीं होता और वो यून को उसके चेहरे से पकड़कर नीचे जमीन पर मारता है। उसे अपनी डोमिनेंस दिखाता हुआ वो कहता है कि वो अभी भी एक कॉमनर है। असेंडर बनने के बाद उसमें कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है और आज की रात उसके साथ सोने के बाद वो ये देखना चाहेगा कि यून उसे कैसे दोबारा रिजेक्ट करेगी और शादी करने से भी मना करेगी। बस यही बात रह गई थी कि तभी साइड से टियान आकर उसके मुंह पर एक जोर की किक देता है और उसे यून से दूर करता है। तो टियान को वहाँ पर वैंग दोबारा अपने प्लान में दखल होता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि टियांग ये हर बारी ही करता है। जब भी उसका प्लान शुरू हो जाता है, तो टियान कहीं न कहीं से आकर उसकी मदद करने के लिए आ पहुँचता है। और आगे वो क्या करने वाला है, तो उससे पहले वैंग उसे वार्निंग देता है कि वो एक नोबल फैमिली से है, अगर वो कुछ भी करेगा तो इसका सारा का सारा इम्पैक्ट उसकी फैमिली पर पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसके आगे का करियर भी तबाह और बर्बाद वो अपने हाथों से करेगा। लेकिन टियान भी लीडर हांचू का एक डिसाइपल है, उसे गुस्से में कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वैंग के चेहरे पर दोबारा एक लात देता है और इस बारी अटैक से वो काफी दूर गिरता है और उसकी हालत भी बहुत बिगड़ चुकी थी। और टियान वैंग को इस पैथेटिक स्टेट में देखने के बाद कहता है, लड़कियों को अपनी पावर दिखाकर तुम इस पैथेटिक सिचुएशन में पड़े हो और तुम खुद को एक नोबल मर्द बुलाते हो, तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोगों से मुझे काफी ज्यादा घृणा आती है। वैंग की इस करतूत के बारे में बाकी लोगों को भी पता चल जाता है और वैंग को बिल्कुल एक कैदियों की तरह रस्सी से बांधा हुआ था। तो खुद को इस स्टेट में देखता हुआ वैंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे ये बात हजम नहीं होती, तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है ताकि लोग यहाँ पर आकर उसे इस स्टेट से बाहर निकाले। तो जो ही सामने का दरवाजा खुलता है, तो वो और कोई नहीं बल्कि लीडर हांचू होते हैं, क्योंकि पहले तो उसे शोर करने से मना करते हैं और बाद में ये कहकर एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तुम में काफी ज्यादा अकड़ है बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। जो कि सुनकर वैंग दोबारा से अपनी उस घटिया सी बात को दोहराता हुआ कि वो एक नोबल फैमिली से आया है और अगर वो एक कॉमनर के साथ सो लेता है तो एक कॉमनर के लिए उसके साथ सोना भी एक सम्मान की बात होती है। जो कि सुनकर टीचर रोज गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कोई उसके डिसाइपल के बारे में ऐसा बोल रहा है और सोच रहा है। तो वो वैंग की बात को काटती हुई कि ये उनकी डिसाइपल है, इस फोर्ट्रेस में किसी में भी इतना दम नहीं कि उसके डिसाइपल को छुए। अब वैंग रोज के बारे में भी
बुरा भला कहने लगता है कि तुम्हें बस कुछ चंद मेडिसिन के बारे में पता है, बस तुम रुकना, एक मर्तबा मैं एक असेंडर बन जाऊं तो असेंडर के साथ साथ मैं एक नोबल फैमिली से भी हूँ, तो मैं तुम्हारे डिसाइपल की तरह तुम्हारे साथ भी बाद में सोऊंगा। और यहाँ पर उन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि एक जाओशू फैमिली के मेंबर को इस तरह पकड़े हुए रखना और इस तरह बंदी बनाना, तो उन्होंने हेड ऑन जाओशू फैमिली से पंगा लिया है। उसकी फैमिली इस बात को जाने नहीं देगी। तो सरप्राइज में वैंग को जब ये पता चलता है कि लीडर हांशू ने पहले से ही जाओशू फैमिली को इस हरकत के बारे में बता दिया था, तो उनका जवाब उसके जवाब से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि वो तो खुद पर्सनली कह रहे थे कि वो उनकी फैमिली से जाकर माफी मांगेंगे और उनके बेटे ने जो भी किया है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। तो अब पूरी की पूरी अथॉरिटी हम लोगों के साथ है। एक तो वैंग खुद को स्टेट में देखता हुआ काफी ज्यादा गुस्से से उबल रहा था और ऊपर से अपनी ही फैमिली ने उसे अबेंडन कर दिया, तो वो तो काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है और डिप्रेस भी। और साथ में उसे लीडर हांशू से ये भी पता चलता है कि उसे उसकी टीम से निकाल दिया गया है और उसको यहाँ से स्टील बैरियर के पास भेजा जाएगा। वो सारा का सारा दोष टियान को देता है। वो उसे 2-4 गालियां भी देता है, क्योंकि वही है जो कि उसके हर एक प्लान में दखल देता है और हर बारी वो खुद को स्टेट में देखता है, वो भी और किसी की वजह से नहीं बल्कि उस सफेद बालों वाले टियान की वजह से। जिसके बाद सीन कट होकर दोबारा टियान पर जाता है, जो कि अपने मिशन को कम्प्लीटली तरीके से डोमिनेट करता हुआ वापस आ रहा था। तो स्टेशन पर ही उसके साथ मुलाकात करने के लिए उसके जानने वाला आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि रेवन टीम का चैंगडू होता है, जो कि उसकी ओर कुछ फेंकता हुआ उसे फ्यूनरल के बारे में बताता है कि खुद को साफ करके फ्यूनरल के लिए तैयार करो, क्योंकि फ्यूनरल बस कुछ ही मिनट्स में शुरू होने वाला है। टियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो पूछता है कि किसकी फ्यूनरल की बात हो रही है। तो चैंगडू बोलता है कि हमारे भाइयों और बहनों की। इसी में ही सीन शिफ्ट होकर फ्यूनरल की जगह पर जाता है, जहाँ पर टीम लीडर लीडा और हमारे लीडर हांशू फ्यूनरल को खुद स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे असेंडर्स और हंटर्स आए होते हैं, वो भी अपने भाइयों और बहनों के साथ आखिरी मर्तबा मुलाकात करने के लिए। तो जब फ्यूनरल पूरा हो जाता है तो वहाँ पर टियान अब तक खड़ा होता है और जो फैमिली रो रही थी तो उसके हाथों में पिक्चर देखकर टियान के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि उस पिक्चर में जो लड़की टियान को नजर आती है तो उससे कुछ ही दिनों पहले उसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी। टियान अकेले बैठा हुआ था और कुछ खा रहा था, तो टियान के खाने लाने के लिए एक सूजू नाम की लड़की आती है, जो कि उसे कंप्रेस्ड बिस्किट देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस फोर्ट्रेस में इससे ज्यादा और कोई चीज डिलीशियस नहीं हो सकती। तो वो ये बिस्किट्स टियान को देने के लिए तैयार होती है और यही उन दोनों की आखिरी मुलाकात हुई थी। और आज वो देख रहा है कि वो मर चुकी है। उसको याद करके उसके आंखों में आंसू आता है, क्योंकि वो लोग जो कि अब तक जिंदा थे आज वो नहीं रहे और फ्यूचर में इस तरह बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। पीछे से वहीं पर लीडर हांशू आकर टियान से कहते हैं कि वो अब तक क्यों नहीं गया। तो टियान भी एग्जैक्ट सवाल लीडर हांशू से करता है, जिसके जवाब में लीडर हांशू कहते हैं कि वो कुछ देर के लिए और अपने भाइयों और बहनों को देखना चाहता है। तो टियान को रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए टियान एक हीरो से कम नहीं। अगर वो उस मॉन्स्टर को ना मार डालता तो इससे और भी ज्यादा लोग मर सकते थे। लेकिन हाँ, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि वो अपना बच्चा बैटलफील्ड में खो दे। और अब जाने का समय आ गया है, क्योंकि जाने के बाद उनको रेस्ट भी करना था। लेकिन तभी पीछे भीड़ से एक बंदा टियान का नाम बड़ी ही जोर जोर से ले रहा था और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अंकल काय थे। वही अंकल काय जो कि उसकी मदर के साथ उसके शॉप को संभालने में मदद करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत। लेकिन अंकल काय को देखकर और उनकी हालत को देखकर टियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अंकल काय ये बताता हुआ कि उसके लिए टेंशन लेना नहीं बल्कि वो अपनी माँ के लिए टेंशन लेना शुरू कर दे। उसे एक लोकेशन के बारे में बताकर कि ब्लैक माइन की ओर उन्होंने जाना है, क्योंकि वहीं पर ही कुछ लोगों ने उसकी माँ को किडनैप कर लिया है। अगले सीन में टियान उस माइन की ओर निकल जाता है, क्योंकि वो माइन जिस तरह के उसका नाम है तो वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। ब्लैक माइन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉमनर साइड से काफी ज्यादा लोगों को जबरदस्ती उठाया जाता है, या वो कर्ज में डूबे होते हैं या फिर उनको जबरदस्ती लाकर यहाँ पर काम करवाया जाता है। और वो भी थोड़ी देर के लिए काम नहीं बल्कि मरने तक उनको यहीं पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ लोगों को मार मार के मार दिया जाता है या फिर किसी को काम में लगाकर उसे कंटिन्यूसली काम में लगाया जाता है, जैसे आखिर में वो अपना दम तोड़ के मर जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो उस माइन की लोकेशन पर पहुंच जाता है। जो ही वो उतरता है तो सामने गार्ड आता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर आने की वजह क्या थी। वो अपनी पूरी आइडेंटिटी बताता है, साथ में ये कि वो एक असेंडर भी है। लेकिन वो गार्ड था कि उसकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था और वो उसे थ्रेट करने के लिए अपनी गन भी निकालता है। लेकिन उसे क्या पता कि उसने किससे पंगा लिया है। वो भी अपनी गन को निकाल देता है और सामने शूट करता है, जिससे सामने का स्टील बार एकदम से पिघल जाता है और इससे उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। और वो अब इस ब्लैक माइन के इंचार्ज से मिलना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। डर के मारे वो गार्ड टियान के हाँ में हाँ मिलाता है और उसे इस ब्लैक माइन के इंचार्ज के साथ मिलाने के लिए और उस तरफ तक रास्ता दिखाने के लिए भी तैयार हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो इस माइन के इंचार्ज के रूम तक पहुंच
जाते हैं। धड़ाम से दरवाजा खुलता है और उसने जो गर्म कप चाय का पकड़ा हुआ था तो वो उसी पर ही गिर जाता है। इससे उस इंचार्ज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछता है कि इतनी देर रात को ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन टियान ये कहकर कि वो यहाँ पर कुछ दिनों पहले का रिकॉर्ड्स देखना चाहता है कि किन किन लोगों को यहाँ पर कुछ दिनों पहले लाया गया था, तो उन सब का रिकॉर्ड्स उसे चाहिए, वो भी इसी वक्त। लेकिन यहाँ का इंचार्ज काफी खड़ूस होता है, वो एटीट्यूड में उसे मना करता है क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा। तभी उसकी भी अकल दोबारा लाने के लिए उसे अपनी सोट दिखाता है, जिससे डर के मारे वो काम करने के लिए एग्रीड हो जाता है। और जिस काम के बारे में वो बता रहा था कि टाइम लग सकता है, तो वो कुछ ही सेकंडों में उसे रैप अप करके उसकी मदर के बारे में इंफॉर्मेशन उसे दे देता है, जो कि एरिया 3 में काम कर रही है। इतनी इन्फो भी उसके लिए कम होती है। वो उसे हाथ से पकड़ता हुआ उसे अपने साथ एरिया 3 की ओर लेकर जाने के लिए जबरदस्ती घसीट रहा होता है। कुछ देर में एरिया 3 तक वो दोनों पहुंच जाते हैं, जहां पर हम एरिया 3 के सीन में उसकी मदर को देखते हैं, जो कि काम करते करते इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उनसे खड़ा भी नहीं हो पाया जा रहा था। लेकिन जैसा कि टियान ने इस ब्लैक माइन के बारे में हमें पहले से ही इंट्रोडक्शन दे दी थी, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। उन्हें जबरदस्ती खड़ा किया जाता है और ये बता कर के उसकी बॉडी क्या इतनी वैल्यूबल है कि यहाँ पर उसे रेस्ट करने की इजाजत दी जाए। वो कोई नोबल नहीं कि उसे यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। वो इतने गुस्से में उसका सर दीवार से पटकता है कि पीछे का दीवार भी क्रैक हो जाता है और उनके सिर से अब खून भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी उस बंदे का गुस्सा ठंडा नहीं होता और यही उसकी बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वो अपना हाथ खो बैठता है। से इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो अपना बदला लेने के लिए जिसने भी उसके हाथ के साथ ये किया था तो उसे 2-4 गालियां देता है। लेकिन टियान उसे इग्नोर करता हुआ सीधा अपने माँ के पास पहुंच जाता है। उन्हें अपने बाहों में उठाता हुआ वो उनको होश में लाने की कोशिश करता है और 2-4 आवाजें लगाने के बाद उसकी माँ होश में आ जाती है। लेकिन वो काफी ज्यादा घायल थी। वो पहले में तो अपने बेटे को नहीं पहचानती, लेकिन थोड़ा सा फोकस करने के बाद वो जान जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा आया है। अचानक से हमारी स्टोरी एक अलग सा मोड़ ले लेती है। हम एक सुंदर सी जगह में एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की मदर होती है। और हम उनके जवानी के दिनों को देखते हैं, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए किसी को पुकार रही थी। और अगर मैं गलत ना हूँ, लेकिन इस बारे में हमें अभी बताया नहीं गया, तो हो सकता है कि टियान की मदर जिस बंदे को मुस्कुराते हुए पुकार रही थी, तो वो और कोई नहीं बल्कि टियान के फादर थे। टियान के फादर के हाथों में फूल होते हैं, लेकिन अभी तक उनका चेहरा दिखाया नहीं गया। वो फूलों को टियान की अम्मी की ओर करता हुआ कि आज तुम इन फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। तो इससे उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि क्या सिर्फ एक दिन के लिए ही उनके लिए मैं इतनी खूबसूरत हूँ। तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता हुआ टियान का फादर कहता है कि नहीं, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तो तुम्हारे अलावा मुझे और कोई चीज सुंदर दिखती ही नहीं है। मानो कि मैंने तुम्हें अपनी एक दुनिया ही बना ली हो। उनकी बातों से टियान की मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हें ये फूल भी पसंद आ जाते हैं, लेकिन अब वो थोड़ी देर के लिए सोना चाहती है। सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है, जहाँ पर उनकी मदर होश में आने के बाद खुद के बारे में नहीं बल्कि अपने बेटे के बारे में टेंशन लेना शुरू कर देती है। वो रो रहा था तो इसलिए वो कहती है कि तुम्हें किसने बुली किया। लेकिन इस हालत में भी वो अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, तो इससे टियान इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो रोना शुरू कर देता है। और तभी हम एक ऐसा मंजर देखते हैं कि उसे देखकर मेरे खुद भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि टियान की मदर जो कि अब तक खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी, तो वो अपना दम तोड़ देती है और वही उसी ब्लैक माइन में वो गुजर जाती है। ये मंजर देखकर टियान के मानो गले में सांस अटक जाती है और वो जोर की चीख लगाता है। और उस आदमी ने तो कांड कर दिया, तो वो वहाँ से पतली गली से निकलना चाह रहा था। जाते जाते वो ये भी कहता है कि उसने इसको इतनी जोर से भी नहीं मारा था, वो जस्ट काफी ज्यादा कमजोर थी। जो ही वो अपनी बात खत्म करता है तो टियान उसका भेजा उड़ा देता है, क्योंकि देखकर मैनेजमेंट वाला बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसके लिए भी और अपनी करतूतों के लिए भी माफी मांगता है। और अगर उन्हें पता होता कि ये एक असेंडर की मदर है तो वो कभी भी इस तरह नहीं करता। टियान गुस्से में मैनेजमेंट वाले से पूछता है कि उनको यहाँ पर किसने लाने का ऑर्डर दिया था, उस बंदे का नाम चाहिए। मैनेजमेंट वाला लगता है कि उस बंदे का नाम छुपाना चाहता है और वो घबराहट में टियान से कहता है कि उसे उस बंदे के बारे में पता तो नहीं, लेकिन यही है जो कि यहाँ पर इन क्रिमिनल्स को मैनेज करता है। टियान अपने सवाल का जवाब सुनना चाहता है, ना कि उसकी बकवास, तो वो उसकी शोल्डर पर गोली दे मारता है। इसको भी बस खत्म करने वाला ही था, लेकिन तभी काउंसलर का फोन आ जाता है। वो वॉकी टॉकी की मदद से टियान को वहीं पर ही रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन टियान इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो किसी की बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन काउंसलर टियान को ये बात समझाता हुआ कि इस बंदे ने उसकी मदर को नहीं मारा, बल्कि जो मर्डरर है तो उसी ने ही इस बंदे से काम करवाया है। तो जिस बंदे ने उसे मारा है और वो टियान के हाथों से मरने का हकदार है, तो उसकी गलती इस बंदे के सिर पर ना ही डालो तो अच्छा होगा। काउंसलर लिंग फेंग टियान से 3 दिनों का टाइम लेते हैं कि 3 दिनों के अंदर अंदर वो उस बंदे का पता लगा लेंगे जिसने उसकी मदर के साथ ऐसा किया। लेकिन टियान गुस्से में कहता है कि ये बंदा भी उसके साथ कनेक्टेड है, तो मैं इसको यहाँ पर जिंदा कैसे रहने दे सकता हूँ।
टियान गुस्से में मानो अंधा हो चुका था, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, जस्ट उसे रिवेंज लेना था। लेकिन काउंसलर दोबारा टियान को शांत करता हुआ कहता है कि उसकी माँ भी ये नहीं चाहती होगी कि उसका बेटा एक मर्डरर बने और एक मासूम बंदे की जान ले। तो तुम अगर इस बात को समझ जाते हो तो तुम इसी वक्त रुक जाओगे। टियान अपनी बंदूक को नीचे करता है और काउंसलर लिंग फेंग से कहता है कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकता है। काउंसलर लिंग फेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें 100% गारंटी देता हूँ। और टियान को अपना जवाब मिलने पर वो कहता है कि बस यही मैं सुनना चाहता था, और वो उस बंदे का भी भेजा उड़ा देता है। लिंग फेंग गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने बंदे से कहते हैं कि जिस कमीने ने भी इसकी माँ के साथ ऐसा किया है जाके उसे जल्दी से ढूंढ लो और उसका पता लगाओ। जिसके बाद अगले सीन में हम असेंडर के कमांडर को देखते हैं जो कि चाय की चुस्की ले रहा था। वहीं पर ही शायद से उनकी वाइफ आकर कहती है कि उनसे कोई मिलना चाहता है, लेकिन इतनी देर रात को वो किसी से भी मुलाकात नहीं करना चाहते। और वो अपनी वाइफ से कहता है कि जो भी दरवाजे पर आया है तो उसे वापस भेज दो, क्योंकि ये वक्त सोने का है, ना कि किसी के साथ गप्पे मारने का। अभी अचानक से वो बंदा वहाँ पर आ जाता है, वो भी बिना किसी इजाजत के लिए हुए। लेकिन वो बंदा लिंग फेंग ही होता है, इसलिए ज्यादा कमांडर को गुस्सा नहीं आता और इस मसले को लिंग फेंग एक इमरजेंसी के तौर पर कमांडर के सामने पेश करता है। तो इतनी बड़ी इमरजेंसी कि वो लिंग फेंग को यहाँ पर खुद आने के लिए मजबूर करे तो वो इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। काउंसलर लिंग फेंग अपनी बात को शुरू करता हुआ कि उसने पहले भी एक टियान येंग न्यू असेंडर के बारे में कमांडर को बताया था, तो कुछ ही दिनों पहले उस बच्चे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ को किसी ने किडनैप कर लिया था और वो उस प्रोसेस में उसने अपनी माँ को खो दिया था। और इसी वजह से मैंने उसके साथ वादा ये किया था कि 3 दिनों के अंदर अंदर उस मर्डरर का नाम मैं ढूंढ निकालूंगा और वो खुद पर्सनली उस मर्डरर का नाम टियान येंग को बताएंगे। लेकिन अब जाके जब उस मर्डरर के बारे में पता चला है तो उसकी आइडेंटिटी स्पेशल है और वो नहीं चाहते कि टियान रेकलेसली वहाँ पर जाए और उनसे लड़े, क्योंकि इसमें वो अपनी जान भी खो बैठ सकता है। इसलिए वो बताने से हिचकिचा रहा है। तो वो कमांडर के पास आया है कि वो आगे क्या करे। कमांडर का जवाब सुनकर मैं खुद भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और लिंग फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं जब कमांडर कहते हैं कि असेंडर्स अपने मेंबर्स को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और ये टियांग येंग बच्चा ये मेरे लिए अपने बेटे जैसा है। तो एक पेरेंट होने के नाते उसका दर्द समझ सकता हूँ और अगर मैं उसे रोकूंगा तो इससे वो और भी ज्यादा करप्ट हो जाएगा। तो उसे इस बारे में पता लगना चाहिए और असेंडर्स उसको बैकअप देने के लिए भी तैयार हो जाए। लिंग फेंग एक तरफ से खुश होते हैं, लेकिन एक तरफ से उनको घबराहट हो रही थी कि कहीं वो जज्बात से तो फैसला नहीं ले रहे, लेकिन कमांडर ने अपना क्लियर कट आंसर उसे दे दिया है। और क्या वो नहीं चाहता कि उसकी मदर को जस्टिस मिले? तो अगर वो चाहता है तो वो किसका वेट कर रहा है? जाकर टियान को सब कुछ बता दिया जाए। और पर्सनली वो जानना चाहता है कि टियान येंग की मदर का नाम क्या है। तो लिंग फेंग नाम बताने के बाद कुछ नोटिस करता है कि कमांडर ने अपना सिर पकड़ लिया है और वो काफी गौर से इस नाम को सुनने के बाद सोच रहे थे, लेकिन वो इसके बारे में पूछते नहीं और वो अपना जवाब मिलने पर वहाँ से कल्टी हो जाता है। लेकिन जहाँ तक कमांडर की बात हो रही थी तो उसके मदर का दोबारा नाम लेते लेते वो आखिरकार समझ जाता है कि ये किसकी बीवी थी और ये आखिर किसका बच्चा है। वो कहता है कि क्या वो उसी पर्सन का बच्चा है। बाप रे, ये हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? शायद से कमांडर उनके फादर को जानते हैं और उनका फादर काफी पॉपुलर पर्सन है, इसलिए तो कमांडर का ये रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। जिसके बाद अगला सीन टियान के पुराने घर पर पड़ता है, जहाँ पर वो दरवाजे के बाहर बहुत ही तेज बारिश में खड़ा था। पीछे से काय आ जाता है। वो उसके मदर के बारे में पूछते हैं तो उनकी मदर कैसी है। वो इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि उसने टियान की कार को यहाँ पर उनके घर के सामने रुकती हुई देख ली। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी मदर वापस आ चुकी है? टियान सच बताना चाहता था, लेकिन काय बात पे बात ही बताए जा रहा था। काय कहता है कि अच्छा लगता है कि तुमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है, इसलिए यहाँ पर वो नजर नहीं आ रही। दोबारा से टियान कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन काय उसे बीच में बार बार रोक रहे थे और टियान को ये बताए जा रहे थे कि उनकी मदर उस माइन में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। तो तुमने बहुत अच्छा किया कि उनको अपने साथ वापस लेकर आ गए। लेकिन अब टियान उन्हें सच बताने पर मजबूर हो जाता है। वो जो ही कहता है कि काय, अंकल काय, मेरी मदर। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था तो काय उसे बीच में रोककर जमीन पर बैठ जाता है और अपने कानों पर हाथ रख के वो कहता है कि मुझे नहीं सुनना। टियान येंग, मुझे मत बताओ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। मुझे बस इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना कि वो अब नहीं रही। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम इस तरह प्रिटेंड कर सकते हो कि वो है? उनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन टियान ने इस बात को कब का एक्सेप्ट कर लिया था और वो उसे बता देता है, जिससे काय को अब इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस बंदे के बारे में पूछता है। टियान क्यूरियस होता है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। अगर वो उसका नाम भी बता दे तो काय गुस्से में कहता है कि उसकी चमड़ी उधेड़ कर मैं उसे धीरे धीरे करके टॉर्चर वाली मौत दूंगा। उसकी हर एक तड़पती हुई चीख को मैं अपने कानों से और नजदीक से सुनना चाहता हूँ। मैं उस बंदे को जिंदा निकल जाऊंगा।
होगा। लेकिन टियान उनको भी समझाता हुआ कि वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए जा रहे हैं, तो वो अगर ऐसा ना ही करें तो काफी अच्छा होगा। लेकिन काय होते हैं कि वो बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते और वो जस्ट अपना बदला लेना चाहते हैं ताकि वो उस बंदे को टॉर्चर करे। लेकिन टियान गुस्से में ये बताता हुआ कि वो खुद भी उस बंदे को टॉर्चर करके मारना चाहता है, लेकिन अगर काय ही नहीं रहे और उनको भी टियान ने खो दिया तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। वो इसलिए भी बदला लेना चाहते हैं क्योंकि टियान को पता है कि टियान की वो मदर है और अंकल काय टियान को काफी पसंद करते हैं। इसी वजह से वो उनकी मदर का रिवेंज उसके लिए लेना चाहते हैं। लेकिन अगर वो उसकी इतनी ही परवाह करते हैं तो टियान ये इंसिस्ट करता है कि वो यहीं पर ही रहे और बाकी का काम भी असेंडर्स और वो लोग संभाल लेंगे और उनको बाद में खबर दे दी जाएगी। ये कहते हुए टियान के साथ कोई कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। टियान को लग रहा था कि ये काउंसलर लिंग फेंग है, लेकिन पिकअप करने पर पता चलता है कि वो यून थी। टियान उसके कॉल करने के पीछे का रीजन पूछता है तो पता चलता है कि वो उसे थैंक यू भी बोलना चाहती है और वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन कल उसके साथ फ्री टाइम है और अगर टियान के साथ भी फ्री टाइम हो तो वो डिनर करने के लिए आ सकता है। वो उसे कुछ स्वादिष्ट खिलाना चाहती है जो कि टियान सुनते ही मान लेता है और दोनों के बीच एक डील हो जाती है। जो ही वो यून से कॉल काटता है तो अगली ओर काउंसलर लिंग फेंग का कॉल आता है जो कि इतनी जल्दी टियान यंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ जरूरी बात काउंसलर लिंग बताना चाहते हैं, लेकिन जो ही वो कॉल उठाता है तो वो अपनी बात को शुरू करता है कि क्या वो किन्वू के बारे में जानता है। इससे टियान की आंखें बाहर आने लगती है, मानो कि उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। तो जब हमारे टियान को पता चलता है कि किन्वू फैमिली ही उसके मदर के डेथ का रीजन है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं आती कि आखिर किन्वू फैमिली उसकी मदर के साथ ऐसा क्यों करेंगी। और जिस तरह की टियान ने रिएक्ट किया है तो हो सकता है कि वो किन्वू फैमिली को जानता हो या फिर उनके साथ इनका कोई लफड़ा चल रहा हो, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई। काउंसलर लिंग फेंग से एडिशनली ये भी पता चलता है कि उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन और सबूत के उनको जबरदस्ती भेज दिया था, जो कि हमारा टियान सुनकर काउंसलर लिंग फेंग को थैंक यू बोलता है और कॉल काट देता है और वो दीवार में एक जोर का मुक्का देता है, वो भी काफी गुस्से में। जिसके बाद अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। यून जिसने हमारे टियान के लिए काफी स्पेशल डिशेस तैयार कर रखी थी तो वो टेबल को इन लजीजदार डिशेस से सजा रही थी। तभी एक बच्चा आता है जो कि शायद से उसका भाई होता है। वो टियान के बारे में पूछता है, लेकिन टियान को वो अपनी सिस्टर का बॉयफ्रेंड कह के बुलाता है कि कब उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आने वाला है ताकि वो लोग खाना शुरू करे। यून कहती है कि वो अगर थोड़ी देर और वेट कर ले तो वो मर नहीं जाएगा और ऊपर से वो उसे बॉयफ्रेंड बुला रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो दोनों जस्ट दोस्त हैं। थोड़ा वेट कर लो, वो आता ही होगा। छोटा बच्चा काफी ज्यादा शरारती होता है। वो बॉयफ्रेंड से तो हट के उसे एक दूसरा नाम देता है कि जीजा जी को जल्दी जल्दी से बुलाया जाए ताकि इस पार्टी को जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए। वो अपनी सिस्टर को काफी ज्यादा छेड़ा रहा था, जैसे हमारी यून टमाटर की तरह लाल हो जाती है और वो कहती है कि अगर वो इसी तरह ही उसको चिढ़ाता रहा तो इस पार्टी से उसका हिस्सा हटा दिया जाएगा। और अगेन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि देर तो हो चुकी है, लेकिन उसने वादा किया था कि वो आएगा तो जरूर ही। जिसके बाद सीन कट होकर हम किन मेंशन को देखते हैं। वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि किन फैमिली का किन्वू उनका हेड होता है। और अगर आप सोच रहे कि ये बंदा अपने टियान के साथ ऐसा कैसे किया है तो मुझे अभी खुद ब खुद अभी याद आया है कि फर्स्ट पार्ट में अगर आप लोगों को याद हो तो टियान असेंडर बनने के बाद अपने लीडर को जो मार दिया था तो वो और कोई नहीं बल्कि इसी किन्वू का बेटा है और उसने जस्ट अपना बदला लिया है। और पीछे से उसका बटलर आता है और कहता है कि उनके मेहमान यहाँ तक आ पहुँचे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आया है, जिससे किन्वू काफी ज्यादा हंसने लगता है। उसे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में है क्योंकि अभी अभी ये एक असेंडर जो बना है, लेकिन खैर वो उसके बेटे का बदला जरूर लेगा और उसको उसी के पास भेजकर उससे माफी उगलवाएगा। जिसके बाद सीन थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है क्योंकि बटलर ने जब बोला था कि वो बंदा अकेला ही आ चुका है, उससे पहले के सीन में हम देखते हैं कि पूरी की पूरी रेवन टीम ही वहाँ पर आई होती है। साथ में चीफ लिंग फेंग भी होते हैं। वो अपनी लोकेशन से कुछ किलोमीटर दूर पार्क करते हैं और लीडर हांचू टियान को गाड़ी से नीचे उतरने का बोलते हैं, लेकिन टियान होता है कि उसने अपना माइंड सेट किया है, वो बदला लेगा तो जरूर। और वो अपने लीडर हांचू से बोलता है कि उसको रोकना, वो अपना टाइम खुद ही वेस्ट कर रहे हैं। वो बात ये बार बार कहता जा रहा है लेकिन शायद उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो इंसिस्ट करता है कि लीडर हांचू साइड हो जाए। उसको गिरबान से पकड़ लेते हैं और जहाँ तक लिंग फेंग की बात हो रही है तो वो अभी भी टियान को इस हरकत करने से पहले ही रोकने का एक प्रपोजल देता है कि वो इस बंदे को छोड़ेगा नहीं, वो इसको जरूर कैप्चर करेगा, लेकिन ये वक्त समझाने का नहीं बल्कि बदला लेने का है। अगर उनको इस बात से मसला हो रहा है तो टियान कहता है कि वो इस रेवन टीम और असेंडर बनने से रिजाइन दे देगा, जो कि सुनकर चेंगडू बीच में बोल पड़ता है कि ये जो बकवास कर रहा है इसके लिए उससे माफी मांग ली जाए। लेकिन बेचारे को तो लीडर हांचू कॉलर से पकड़कर पीछे घसीटते हुए कहते हैं कि बीच में मत पड़ो, ये बड़े सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चीफ लिंग फेंग की इस बात को सुनकर टियान कहता है कि चलो मैं आप लोगों
लोगों की बात मान लेता हूँ, लेकिन जो पनिशमेंट वो डिजर्व करता है तो क्या वो मेरे लिए काफी होगी? क्योंकि मैं तो इसे बस मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। मेरी माँ एक ऑर्डिनरी पर्सन थी, इस मसले में उनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन जस्ट ये लोग उसे घसीटना चाहते थे। इसलिए तो अब मैं जो भी करने वाला हूँ तो वो मैं अपनी मदर का बदला लेने के लिए ही करूंगा। वो चीफ लिंग फेंग से ये आखिरी रिक्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि यही वो अपने मदर के लिए कर सकता है। इससे उसका दिल बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा। और इसी बीच पीछे से लीडर हांचू लिंग फेंग को आवाज देते हैं कि इसे जाने दो अगर ये जाना चाहता है। तो जब हमारे टियान को अंदर अकेले इन्वेट करने की परमिशन दी जाती है तो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिनको टियान को मानना पड़ेगा, वरना वो अपने इरादों को बदल भी सकते हैं। जिनमें से सबसे पहले लिंग फेंग उसके डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, क्योंकि डिफेंस के लिए उनके पास टियान के लिए कुछ अच्छी सी चीज है जिससे उसका डिफेंस काफी अच्छा हो जाएगा। और अटैक के लिए लीडर हांचू उसे चेंगडू की सोर्ड दे देते हैं, जो कि देखकर चेंगडू बिल्कुल बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता और उल्टा वो लीडर हांचू से डांट खाता है। और इतनी सारी प्रिपरेशन को देखकर टियान को लगता है कि ये सब कुछ पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वैसे ही मुझे मनाने के लिए ये अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे थे। उन लोगों के पास और कुछ कहने को नहीं होता तो चेंगडू बोलता है कि अगर उसकी सोर्ड को कुछ हो जाता है तो वो उसी को ही अपनी सोर्ड पर रगड़कर उसे दोबारा अपनी कंडीशन में लेकर आएगा। लेकिन टियान चेंगडू को टेंशन ना लेने का बोलता है, क्योंकि वो बहुत जल्द ही वापस आ जाएगा। और आखिर में काउंसलर लिंग फेंग ने उसके आई में, जो कि एक साइबोर्ग आई है, तो उसमें काफी ज्यादा डिटेल्स डाल दी होती हैं, जिसमें से उसे अपने टारगेट और जिन से बचना है तो उसके बारे में टियान को सावधान किया जाता है। तो पूरी डिटेल को पढ़ने के बाद टियान को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अगर उसे कोई प्रॉब्लम दे सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ये लेवल 3 का स्नाइपर है, जो कि कहीं से भी इस पर अटैक कर सकता है और उसके अटैक करने पर बाकी लोग भी वहाँ पर आ सकते हैं। टियान अपनी लोकेशन से 300 मीटर दूर होता है और वहाँ पर पहुँचते ही जब वो उसके रेजिडेंस की ओर एक नजर डालता है तो टियान समझ जाता है कि उसके साथ कॉम्बैट स्किल तो नहीं, लेकिन वो चालाक है। उसको ये पहले से ही पता चल चुका था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ और वो भी अकेले। तो अगर इसके बंदे खुद बाहर नहीं आएंगे तो मैं खुद इनको मजबूर करूंगा ताकि वो बाहर आ जाए। और फिर उसके बाद वही स्नाइपर जिससे टियांग खुद को बचाना चाहता है, क्योंकि उसने खुद को काफी अच्छी तरीके से छुपाया है और वो जल्दबाजी में खतरा मोल नहीं लेना चाहता, तो उसने इसके लिए भी एक प्लान बनाया है। लेवल 3 का ये स्नाइपर जो कि अपने स्कोप की मदद से टियांग की गाड़ी को आता हुआ देख लेता है, तो इसको टियांग काफी ज्यादा बेवकूफ लगता है, क्योंकि वो तो एक है असेंडर, लेकिन इतना बेवकूफ, तो इसको सोचकर ही काफी ज्यादा हंसी आती है। लेवल 1 का वो असेंडर जो कि यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया है, वो इतने ओपन में आ रहा है कि इसको मारने में इसका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो ही वो स्नाइपर कुछ करने की कोशिश करता है तो टियांग स्टार राइफल से मेंशन पर अटैक कर देता है। दरअसल ये स्टार राइफल प्राउलर्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और टियान यहाँ पर इसे इंसानों पर इस्तेमाल कर रहा है। तो स्नाइपर को लगता है कि टियान एक पागल बच्चा है। फैमिली का हेड अपने बंदे से वॉकी टॉकी की मदद से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अटैक उसके होने के बावजूद ही सक्सेसफुली लैंड कर पाया। तो इतनी देर तक वो आखिर क्या कर रहा है? वो बताता है कि टारगेट ने अभी तक खुद को अच्छी तरह से दिखाया नहीं और अगर ये जल्दबाजी में अटैक कर देता है तो वो अपनी लोकेशन को एक्सपोज कर देगा। लेकिन फैमिली हेड कहते हैं कि अगर वो इसी तरह ही खुद की लोकेशन के बारे में सोचता रहा तो वो यहाँ पर तंदूरी बन जाएगा। इसलिए जो भी उसे करना है तो जल्दी करना होगा। वो लॉन्गिट्यूड, मैग्नीट्यूड और सब चीजों को अपने स्कोप में लाता हुआ डायरेक्ट फायर करता है, जैसे अटैक सक्सेसफुली लैंड करता है। लेकिन वो टियांग नहीं बल्कि एक बेट था। टियांग ने उसे चारा डालकर इसकी लोकेशन को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन स्नाइपर वाले को घबराहट फील नहीं होती, क्योंकि वो तो है एक वॉर गॉड, तो स्पीड उसकी कमी होगी उस तक पहुंचने में। लेकिन उसे क्या पता कि वो एक नया एवेंजर है जो कि वॉर गॉड की तरह ताकत और स्पीड बिल्कुल बिजली की तरह रखता है। अपनी लोकेशन को एक्सपोज करके टियान उसके पास कुछ सेकंडों में आ जाता है और वो ठीक उसके ऊपर होता है, जो कि ये स्नाइपर वाले फील करने के बाद इसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। और टियान की स्पीड को देखने के बाद ये बात उसके लिए क्लियर हो जाती है कि टियान को उसने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और उसने अंडर एस्टिमेट इसलिए किया क्योंकि उसके अपने बॉस ने उसे एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टियांग पर फैमिली हेड के साथ थी तो वो मुकम्मल तरीके से चेंज है, यानी कि एक गलत इंफॉर्मेशन। पहले वाले अटैक को उसने अपने वेपन से ब्लॉक किया था, जैसे उसका वेपन डैमेज हो जाता है और जो ही टियान उस पर दूसरा अटैक करता है तो वो उस अटैक को सक्सेसफुली डॉज कर लेता है। दोबारा से अपने वेपन की मदद से उस पर अटैक करना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता चल चुका था कि इसकी स्पीड इतनी तेज है कि गोली के पहुंचने तक ये मेरे पीछे आ सकता है, तो वो अपने वेपन को छोड़कर अब उसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना चाहता है। वो स्नाइपर वाला अपनी नाइफ को निकाल देता है और सीधा टियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो ही वो उसके करीब आता है तो यहाँ पर एक अच्छी टैक्टिक की मदद से वो अपना अटैक लैंड भी कर पाएगा और उसे अटैक करने से रोक भी देगा, क्योंकि जब वो अटैक कर रहा था तो एक हाथ अटैक और दूसरे हाथ से उसी का ही हाथ पकड़ लेता है ताकि वो अपनी सोर्ड को
स्विंग ना कर पाए और जैसे ही उसका नाइफ टियान के करीब पहुंच जाता है तो टियान नीचे होकर उसका अटैक डॉज करता है और साथ में अपनी सोर्ड को छोड़कर अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और फिर देखते ही देखते वो उसका हाथ बीच में से काट डालता है। उस स्नाइपर वाले को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन टियान उसके पीछे आकर सीधा उसकी गर्दन उड़ा डालता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी गर्दन कब उड़ गई और उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। टियान इस बैटल को सक्सेसफुली जीत तो गया है, लेकिन मन ही मन में वो कहता है कि अगर इस बंदे को मेरे टैक्टिक्स के बारे में अच्छी तरह से पता होता तो वो ही इस फाइट में मारा जाता। और ऊपर से उसने अपनी पावर को इतना इस्तेमाल कर दिया है कि उसके शरीर में कुछ होने लगता है। तो तभी अचानक से जब वो उस रेजिडेंस की ओर देखता है तो अपनी साइबोर्ग वाली आंख को एक्टिव करने के बाद और थर्मल विजन एक्टिव होते ही वो खिड़की पर एक आदमी को देखता है जो कि टियान के नजरिए से वो उसकी मदर का कातिल हो सकता है। और तेजी से उसकी ओर बढ़कर और खिड़की को एक औसम तरीके से तोड़ता हुआ वो जो ही एंटर करता है तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिसको देखते ही देखते उसे अपनी सोर्ड से काफी आराम से मार डालता है। ये फाइट अब टियान के लिए लड़ने में काफी ज्यादा आसान हो चुकी थी, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट वो स्नाइपर था और अब जबकि स्नाइपर मर चुका है तो अब इस फैमिली के हेड किंग जाय को टियान के हाथों से सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। जिसके बाद अगली ओर हम फैमिली हेड किंग जाय को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे मन ही मन लगता है कि आज उसकी मौत पक्की है, लेकिन अभी तक उसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से कोई भी खबर सुनने को नहीं मिली है, इसलिए वो अपने ऑफिस में बैठकर इस खबर का इंतजार कर रहा था। तभी उसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की तरफ से मैसेज तो नहीं मिलता, लेकिन किसी और के मुंह से उसे पता चल जाता है कि आखिर उसके अपने स्नाइपर के साथ क्या हुआ है। वो साफ साफ अल्फाजों में बता देता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्नाइपर मर चुका है। ये सुनकर किंग जाय और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि स्नाइपर इस बच्चे को काफी आराम से हरा देगा, लेकिन ये तो बाकियों के मुकाबले में सबसे पहले मरा है। तो उसके बहुत पसीने छूट रहे होते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसके आगे उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि अभी भी उसके साथ बैकअप है। वो जल्दी से वॉकी टॉकी उठा लेता है और बैकअप बुलाने के लिए वो काफी तेजी से चिल्ला रहा था, लेकिन बदकिस्मती से अगली ओर कोई भी रिस्पॉन्स सुनने को नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी आखिरकार उस वॉकी टॉकी पर कोई बोलने लगता है। अब ये तो पता नहीं कि कौन था, लेकिन वो बंदा उसे बैड न्यूज देता है कि आजकल शहर में काफी ज्यादा पीस है और जितनी तेजी से वो चिल्ला रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने खुद के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर ली है। लेकिन माफ करना, हम अभी नहीं आ सकते, तो होपफुली तुम इस मैटर को खुद अपने हाथों से संभाल लो। मुझे खुद भी नहीं पता और न ही इस स्टोरी में बताया गया है कि वॉकी टॉकी के अगली और आखिर कौन बात कर रहा है। लेकिन बैड न्यूज सुनते ही किंग जाय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज उसकी मौत पक्की है तो वैसा ही हो रहा है। वो यहाँ पर बैठे बैठे अपने मौत का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए तो वो जल्दी से दूसरे प्लान के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन क्या उसके साथ इतना वक्त है कि वो टियान के चंगुल से खुद को छुड़ा पाए? तो ये तो आगे ही पता चलने वाला है। वो उस वॉकी टॉकी के पीछे जो पर्सन बात कर रहा था उसकी आइडेंटिटी पूछता है, तो आखिरकार हमें पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि चीफ लिंग फेंग है, जो कि असेंडर्स कम्युनिटी से बात कर रहे हैं। और जो उन्होंने बताया है तो वो बिल्कुल सच है कि इस मैटर को उनको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। चीफ लिंग फेंग की इंट्रोडक्शन को सुनकर फैमिली हेड किंग जाय को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जान खतरे में है और इसको मजाक सूझ रहा है। उसके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं कि वो किसी की जान को इस तरह दूसरे के हाथ मरने के लिए छोड़ सकता है। जो ही किंग जाय ये बात करता है तो चीफ लिंग फेंग उसकी इसी बात को पकड़कर कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है, जिसमें आपने एक असेंडर की फैमिली को टारगेट किया और उसके मौत के घाट उतार दिया। तो आपको भी अब कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन खैर, मैं इतना ज्यादा ब्रूटल नहीं हूँ, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कमरे से बाहर भी ना निकले। ये कहकर वो कॉल को काट देते हैं, जिसके बाद किंग जाय खुद को काफी डेस्परेट सिचुएशन में पाता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और न ही वो इस तरह की सिचुएशन में सोच पा रहा है। तभी किंग जाय का बटलर उसे यहाँ से निकलने का बोलता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा रह सकते हैं तो इस बच्चे से वो अपना बदला बाद में दोबारा ले सकते हैं, और इसके लिए उनके पास जो नीचे गाड़ी गिराज में खड़ी है तो वहीं पर ही चलना अभी के लिए सबसे सेफ एंड सिक्योर है। जो कि बाद में किंग जाय इस बात को मान भी लेता है और अपने कमरे से निकलने के बाद वो भी एक सीक्रेट डोर की मदद से, तो उसके कुछ मिनट्स के बाद वहाँ पर टियान आखिरकार आ जाता है, जो कि दरवाजे को लात देता हुआ उन्हें कहता है कि आखिर कब तक छिपोगे? मैं यहाँ पर अपना रिवेंज लेने के लिए आया हूँ और तुम नजर भी नहीं आ रहे। मुझे तो लग रहा था कि तुम यहीं पर ही होगे। वो लोग निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी ऊपर की सीलिंग टूट जाती है, वो भी एक स्टार राइफल की मदद से। वो और कोई नहीं करता बल्कि टियान होता है, जिसने उसके बंदे को भी पकड़ा होता है और उसी की मदद से उसे इस सीक्रेट पैसेज के बारे में भी पता चला है। किंग जाय ये देखकर कि अब उसके लोग भी उसे धोखा दे रहे हैं तो वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने का बोलता है और सीधा टियान के ऊपर चढ़ाने का बोलता है, क्योंकि वो बटलर मान भी लेता है और टियान के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए वो काफी स्पीड से आ रहा था। लेकिन
टियान अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। वो तो जस्ट अपनी सोर्ड को निकालता है और सामने की ओर एक स्लैश लगाता है, जिससे वो गाड़ी बीच में से कट हो जाती है और बटलर अपने पाँव को भी खो देता है। टियान ने गाड़ी को काफी कूल अंदाज से रोका है और अब अपना रिवेंज लेने से वो कुछ ही कदम दूर है। जो ही वो किंगजाय के करीब आता है तो किंगजाय अपनी गन को पॉइंट आउट करता है, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ उसके सीने में अपने सोर्ड धंसा देता है और उससे कहता है कि उनकी मदर को इस मैटर में खींचने से उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी माँ को इस मैटर में नहीं खींचना चाहिए था। देखिए किंगजाय है कि मौत की कगार पर है, लेकिन उसकी एरोगेंस कम नहीं होती। वो कहता है कि मैंने जस्ट अपने बेटे का बदला लिया है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर इस तरह लोगों के घर पर अटैक करने के बाद तुम्हें डेथ पेनल्टी नहीं होगी क्या? तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारी मौत पक्की है। खैर अगर मेरे हाथों से नहीं लेकिन दूसरे के हाथों से मैं जरूर देखना चाहूंगा। लेकिन टियान उसकी इसी विश को क्रश करता हुआ कहता है कि चलो ठीक है, मुझे सजा मिल जाएगी, लेकिन तब जब तुम जिंदा होगे और मुझे देख पाओगे। किंगजाय समझ जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए तो आखिरी पलों में वो गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन टियान उस पर रहम नहीं खाता, सीधा उसका भेजा उड़ा देता है। उसने जरूरत से कुछ ज्यादा ही लाशें बिछा दी है। इस बारी जो फेवर टियांग ने अपनी टीम से लिया है तो ये तो बहुत भारी भरकम होने वाला है। तो अपने रिवेंज मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद हमारा सीन कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर टियान अपने पुराने घर से पूरी चीजों को समेट रहा था। एक नजर डालते ही हम लोग ये बता सकते हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा था और इसमें उसकी मदद यून भी कर रही थी। वो अपने फादर और अपने मदर के पिक्चर को आखिरी बार देखता है और मूव ऑन करने का ठान लेता है। लेकिन यून जो कि क्यूट सा फेस बनाती हुई कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे बहुत ज्यादा वेट करवाया था, मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम अपने प्रॉमिस को ना तोड़ो। टियान गारंटी देता है कि इस बारी ऐसा नहीं होगा और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यून दोबारा से एक क्यूट सी स्माइल देती हुई कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और अब वहाँ से जाने का टाइम आ गया है। तो वो टियान को अकेले में कुछ टाइम देती है। जो ही वो दरवाजा बंद करती है तो टियान को बहुत ज्यादा अकेलापन फील होता है और वो कहता है, हाँ आखिरकार मेरी फाइट खत्म हो गई, लेकिन मैंने आखिर इस फाइट से अचीव किया। हाँ मैंने अपनी माँ का बदला तो ले लिया है, लेकिन क्या मुझे चैन मिला, सुकून मिला? इसका जवाब तो मैं खुद भी अभी इसी वक्त नहीं दे सकता।